यूट्यूब चैनल SVMC स्क्वायर। तो आज हम क्लास 12 की फिजिक्स लेकर आए हैं जिसका चैप्टर 1 है और आपका लेक्चर 7 लेक्चर नंबर 7 है। हमने 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं, उसमें आपने चैप्टर 1 में बहुत सारा कुछ पढ़ लिया है। तो आज उससे आगे की चर्चा देखते हैं। इससे अगले लेक्चर में हमने गॉस की प्रमेय पढ़ी थी, आज उसकी कुछ कंडीशन देखते हैं। ठीक है, तो हम अपने अगले टॉपिक में चलते हैं। गॉस प्रमेय की कंडीशन शर्तें। गॉस प्रमेय की शर्त। कंडीशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। कंडीशन देखेंगे कि गॉस नियम किस किस चीज के लिए लागू होता है और कैसे कैसे इसका नियम बनता है। देखिए, सबसे पहले गॉस नियम में सबसे पहला नियम यह है कि कोई सा भी शेप हो, कोई भी अगर वस्तु है हमारे पास और उसकी कैसी भी आकृति है, तो हमारे पास जो गॉस नियम है वो उसके बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो हम इसमें लिखेंगे गॉस का नियम किसी भी आकृति या आकार, गॉस का नियम किसी आकृति या आकार के बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के लिए सत्य है। क्लियर? तो गॉस का नियम है कि कैसी भी आकृति है हमारे पास और अगर उससे हमारे पास बंद पृष्ठ है, उसमें कैसा है, बंद पृष्ठ है, आकार भी कैसा हो, आकृति भी कैसी हो, तब उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो गॉस के नियम का पालन करेगा। जैसे हम कोई वस्तु ले लेते हैं, जैसे हम एक सिलेंडर ले लेते हैं, हमने ये सिलेंडर लिया, ठीक है, और ये कैसा है, बंद पृष्ठ है, इसमें कैसा है, बंद पृष्ठ। तो इस पर अगर हम कोई आवेश इसके अंदर रख देंगे तब इस पर जो फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, फाई ई इक्वल टू हमारे पास कितनी होगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। अगर हम कोई गोला ले लेते हैं, अगर उसमें अगर बीच में रख देते हैं, ठीक है, तब भी फाई ई का मान कितना होगा हमारे पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई ऐसी बॉडी ले लेते हैं, अगर इसके अंदर है तब भी हमारे पास फाई ई का मान कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई हम क्यू या घन ले लेते हैं तब भी हमारे पास इसका मान कैसा होगा, सेम ही रहेगा, यानी फाई का मान कैसा रहेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहेगा। क्लियर है? तो ये कैसा है कि आकृति कैसी भी हो हमारे पास, जरूरी नहीं है यही चार हो, मैंने आपको समझाने के लिए यही चार लिए हैं, और भी आप ले सकते हैं। तो किसी भी बंद पृष्ठ के लिए जो नियम है ये क्या है, इसका जो फार्मूला है, इसका जो मान है वैद्युत फ्लक्स की संख्या वो समान रहेगी। क्लियर है? ये पहला है इसका। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं, तो आप इसे थोड़ा नोट कर लीजिए। दूसरा हम नियम देखते हैं इसका। दूसरा नियम क्या है, ये आपने डायग्राम बना लिए होंगे। दूसरा नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास, जैसे हमने अभी देखा कि जो हमारे पास सिलेंडर है, कैसा है, सिलेंडर है, हमने आवेश रखा इसके अंदर, तब हमारे पास जो फाई ई का मान था वो कितना था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है, इतना था। अगर इसी आवेश को हम क्या करते हैं, इसके मिड पॉइंट पर रखते हैं, ऊपर जाकर केंद्र सतह पर रख दें, इसके यहाँ पर रख दें, तब आवेश का मान कितना होगा। तो किसी भी वस्तु के अगर सतह पर हम रख देते हैं आवेश को, तो वैद्युत फ्लक्स की संख्या कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। जो क्यू अपॉन है वो 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, आधी रह जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, तो अगर किसी भी सतह पर, अगर कोई वस्तु है उसकी सतह पर अगर हम आवेश रख देते हैं, तो जो वैद्युत फ्लक्स से निकलने वाली जो संख्या होती है वो उसकी आधी रह जाती है। ठीक है, ऐसे हमारे पास जो क्या है, स्फेरिकल है, ऐसे हमने ले लिया, ये अर्धगोला ले लिया हमने। अगर इसके ऊपर आवेश रख देते हैं तो हमारे पास जो फाई का मान है वो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ऐसे ही अगर कोई हम क्या ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं, तब भी हमारे पास अगर हम यहाँ पर रख देते हैं सतह पर, तब भी हमारे पास क्या होगा, फाई का मान कितना हो जाएगा, आधा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
क्लियर है? तो हमारे पास ये कैसी है, दूसरी कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये एग्जाम में आती हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके लिए ये फायदा होती है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं बहुत सारे, और बेसिक ऑब्जेक्टिव में भी आती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको डायरेक्ट वैल्यू इनकी याद रखनी है। क्लियर है? डायरेक्ट वैल्यू याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, दूसरी कंडीशन है कि अगर कोई आवेश किसी भी ऑब्जेक्ट की सतह पर रख दिया जाए तो उससे वैद्युत फ्लक्स से निकलने वाली जो वैद्युत फ्लक्स की संख्या होती है वो कितनी होती है, आधी हो जाती है। ठीक है, उसके अंदर आवेश के आधी हो जाती है। क्लियर है? तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब इसकी हम तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन हम देखेंगे। तीसरी कंडीशन में क्या है, जो हमारे पास आवेश है वो उसकी किसी भी एक जो रेखा यानी भुजा है उस पर रख दी जाए। तो हम क्यू ले लेते हैं, क्यू या क्यू घनाभ ले लेते हैं। तो हमने ये क्या ले लिया, क्यू ले लिया, घन ले लिया। ठीक है, अब जो आवेश है आपके पास, जो क्या है यहाँ पर रख दिया जाए, ये कौन सी कंडीशन है, थ्री कंडीशन है। ठीक है, आवेश को क्या रख दिया, किसी भी भुजा पर रख दिया जाए। हमारे पास हमने क्या रख दिया, आवेश को भुजा पर रख दिया। तब इससे निकलने वाली जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो फाई इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और कंडीशन बताऊंगा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अगर हमने इसकी सतह पर रख दिया, जैसे हमने एक स्फेरिकल गोला लिया एक, अगर इसकी सतह पर यहाँ पर आवेश को रख दिया है तो हमारे पास फाई का मान कितना होगा, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो ये कंडीशन है। अब एक और इसी में तीसरे में चौथी समझ लेते हैं। यहाँ पर चौथी कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास Q है, अगर ये क्या ले लिया हमने, घन ले लिया, ये घन साफ सुथरा बना देता हूँ, है ना, वो तो बिगड़ गया है। ये घन लिया हमने। क्लियर है? अब आवेश को हम क्या, हमने देखो सबसे पहले किस पर रखा, इसके अंदर रखा, उसके बाद सतह पर रखा, उसके बाद क्या रख दिया, भुजा पर रख दिया। अब हम इसके कोण पर आवेश रख देते हैं ना, इधर आवेश रख देते Q। तब इस पर जो वैद्युत फ्लक्स से निकलने वाली इस पृष्ठ के अनुसार, ये वाला एक पृष्ठ और उधर वाला, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला इधर वाला, इस पृष्ठ के अनुसार जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो फाई ई इक्वल टू हमारे पास Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। कितना निकलेगा, 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो ये कंडीशन और ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है, बहुत अच्छी तरह से गहराई से समझिए इन चीजों को। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो समझिए आपकी फिजिक्स का टॉपिक बहुत ही अंदर डीपली तरीके से समझ में आ गया। क्लियर है? तो आपको ये चार कंडीशन मैंने आपको बताई गॉस प्रमेय की, कि कैसे कैसे गॉस प्रमेय लागू होता है, कैसे कैसे किन किन कंडीशनों पर ये कार्य करता है। तो आपको ये चारों कंडीशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? ये आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम अब किस पर चलेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, गॉस के प्रमेय के एप्लीकेशन पर। क्लियर है? तो आप इसे नोट करिए। तो नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अब इसके एप्लीकेशन पर देखते हैं, हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। देखिए इसकी एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन है। कितनी है? 3 एप्लीकेशन है गॉस प्रमेय की। पहला एक अनंत, हम क्या लेंगे, लंबाई वाले एक तार को लेंगे, अनंत लंबाई वाले एक तार को। और दूसरा एक अनंत समतल चादर पर लेंगे, और एक क्या लेंगे, हम एक समान गोले को लेंगे। क्लियर है? तो ये 3 कंडीशन हैं। तो आपको हम पहली कंडीशन बताते हैं, पहली एप्लीकेशन है, हम लिख देते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। क्लियर है? गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। तो हमारे पास पहला कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है, एक समान अनंत लंबाई के तार के कारण, एक समान अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तार के कारण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? तो अब हम इसको समझते हैं। ठीक है ना? तो
तो एक समान अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफिनिटी लेंथ ऑफ वायर। क्लियर है? तो हमारे पास क्या है, ये एक समान अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान अनंत अनंत क्या लिखेंगे अनंत। क्लियर है? ये अनंत, एक समान अनंत लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? तो हम इसमें क्या लेंगे, एक अनंत लंबाई का तार लेकर आएंगे। तार, एक हमने अनंत लंबाई का तार लिया, सब्जी मंडी गए और हमने सब्जी मंडी से क्या लिया, एक तार। ठीक है, अनंत लंबाई का तार लिया। ठीक है, अब इस पर क्या किया हमने, आवेश दिया, प्लस क्यू आवेश दिया। कैसा दिया हमने, प्लस क्यू आवेश दिया। क्लियर है? अब प्लस क्यू आवेश दिया हमने इस पर, तो इसमें क्या होगा, क्या क्रिएटेड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड होगा। इसमें इसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड होगा। तो आपने वायर देखा होगा, वायर देखा होगा, वायर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है इसके चारों तरफ। ठीक है, तो जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, तो इसमें क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल शेप बनेगी। कैसी बनेगी, तो हम शेप ले लेते हैं, सिलेंड्रिकल शेप ले लेते हैं, क्योंकि जैसा ऑब्जेक्ट होता है और उसको चार्ज दिया जाता है, तो वैसा ही वह इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड करता है। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि वायर हमारे पास कैसा है, वायर हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप में है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल ही उत्पन्न होगा। क्लियर है? तो हम क्या ले लेते हैं, अब यहाँ पर प्लस क्यू, हमने इसको वायर को हमने क्या दिया है, आवेश दिया है। क्लियर है? अब हम इसके एक पॉइंट पर, विद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट हमने यहाँ पर P सपोज माना, कितनी P, और इसकी दूरी कितनी है R। क्लियर है? और इसकी लंबाई है L। ठीक है, जो हमारे पास सिलेंडर है उसकी लंबाई कितनी है L, और बिंदु क्या है यहाँ पर P, जहां पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्लियर है? ये बिंदु P है, और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर है? तो अब इसका जो हमारे पास क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व। कैसा होता है, रेखीय आवेश घनत्व। देखिए मैं तीन चीज आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, उसके बाद यहाँ चलता है। ठीक है, आवेश चार्ज डेंसिटी को के बारे में बता देता हूँ मैं। आवेश घनत्व कैसे क्या क्या होता है, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी के बारे में बता देता हूँ कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है। हमारे पास किसी भी वस्तु में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और यह डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से होता है। नंबर 1 पर क्या होता है, रेखीय, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व सबसे पहले क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तीन तरीके के चार्ज डेंसिटी होती है हमारे पास। सबसे पहला रेखीय आवेश घनत्व, दूसरे नंबर पर होता है हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व, और तीसरे नंबर पर हमारे पास होता है क्या होता है, आयतन आवेश घनत्व। क्लियर है? देखिए मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें इसका रेखीय आवेश घनत्व का और पृष्ठ आवेश का ये रेयर केस में होता है, इसका अभी उपयोग नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठ आवेश घनत्व ये इसी में एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में उपयोग होंगे इसी के। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व हमारे पास होता है लैम्डा, इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास होता है Q/L। इसका मतलब क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, कोई लंबाई है, एक अंक लंबाई पर उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अगर एक अंक लंबाई, हमारे पास आवेश लंबाई कितनी है, एक अंक है, उस पर अगर आवेश उपस्थित है तब उस पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगी। क्लियर है? तो इसका मान लैम्डा इक्वल टू Q/L होता है। ठीक है, और पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठ पर, ठीक है, यानी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आवेश। ठीक है, तो वो क्या होता है, Q/A। ठीक है, और वॉल्यूम आवेश घनत्व जिसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम आवेश घनत्व, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रो, किससे, रो से, और ये होता है हमारे पास Q/V। क्लियर है? आयतन, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं, आयतन डेंसिटी कहते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास ये क्या है, डेंसिटी, चार डेंसिटी के बारे में तीन टॉपिक हैं। तीन डेंसिटी होती है, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? तो आपको ये समझ में आ गई होगी।
अब रेखीय आवेश घनत्व कैसा होता है, किसी लंबाई में कोई वायर हमारे पास कैसा भी वायर है, लंबाई उसकी लंबाई है, तब उसमें क्या होता है, रेखीय आवेश उत्पन्न होता है। तो हमारे पास ये भी कैसा है, हमारे पास तार है, अनंत लंबाई का समतल तार है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास रेखीय आवेश उत्पन्न होगा और हम इसे कैसे कर देते हैं, एल से, सॉरी लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, लैम्डा से, किससे हम लैम्डा कहेंगे इसका मान। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर देता हूं, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, और हम अपने एप्लीकेशन पर चलते हैं, मेन टॉपिक पर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास ये क्या सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, तो अब इसमें तीन आपके पास सरफेस देख रहे होंगे। नंबर 1 पर देखो, एक ये है, ठीक है, तो इसे हम S1 कह देते हैं, और एक इसका ही जैसा क्या है, ये है S2, और ये क्या है S। क्लियर है, तो हमारे पास तीन इसके क्या हुआ, पृष्ठ। पहला पृष्ठ क्या हुआ, समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ, उसे हम क्या कह देते हैं, S1। ठीक है, और समतल पृष्ठ एक और है हमारे पास, उसको भी हम क्या कह देते हैं, S2, यहाँ पर लिख देते हैं। दूसरा पृष्ठ है हमारे पास समतल पृष्ठ, वो क्या है, S2। और हमारे पास तीसरा कैसा है, वक्र पृष्ठ, वो क्या है, S3। क्लियर है, देखिए समतल पृष्ठ यानी ये समतल है, प्लेन है, ठीक है, और ये भी प्लेन है, और वक्र क्या है, ऐसे ये सर्कल टाइप का। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, वक्र पृष्ठ है। तो समतल पृष्ठ S1, S2, और ये क्या हुआ, S3। क्लियर है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी गणना चालू करते हैं, इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए समतल पृष्ठ है S1 और S2 हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे पैरेलल है। कैसे, हमारे पास जो हमारे पास समतल पृष्ठ है वो कैसा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, यानी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके कैसा है, समांतर है। ठीक है, तो जब समांतर होगा तो हमारे पास क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की उस पर निकलने वाला जो फ्लक्स होंगे वो कितने होंगे, शून्य होंगे। इन दोनों पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स कितना होगा, शून्य, क्योंकि इसके कैसा है, समांतर है, पृष्ठ कैसा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर है। तो हमारे पास जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हमारे पास हम ये लिखेंगे S1 से पृष्ठ, S1 से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, निकलने वाला विद्युत फ्लक्स फाई, हम इसे कह देते हैं E1। तो हमारे पास जो फाई E का मान होता है वो कितना होता है, EdS cos थीटा, और यहाँ पर क्योंकि देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कैसा है, पैरेलल है, समांतर है, तो हमारे पास जो थीटा का मान होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर है, तो फाई E1 हमारे पास EdS cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो हमारे पास फाई E1 का मान कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, तो पृष्ठ S1 से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हुआ, 0। अब ऐसे ही हम पृष्ठ 2 से निकालते हैं, तो हमारे पास कैसा है, पृष्ठ 2 भी इसकी समांतर है, यानी पैरेलल है इंटेंसिटी के। तो पृष्ठ 2 से निकलने वाले, पृष्ठ S2 से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, वो भी कितना हो जाएगा, फाई E2 इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है, अब देखिए पृष्ठ S3 हमारे पास कैसा है, लंबवत है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कैसा है, लंबवत है। तब इस पर जो हमारे पास एंगल होगा, थीटा का जो मान होगा वो कितना होगा, 0। अब इससे हमारे पास जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा। तो पृष्ठ S3 से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, वो कितना होगा, फाई E3 हम कह देते हैं इसको, और वो हमारे पास कितना होगा, EdS cos 0। मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देता हूँ, EdS cos 0, और हमारे पास cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो हमारे पास EdS आ गया। ठीक है, तो DS का है हमारे पास क्या है, सरफेस है, किसका है, जो हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप बनी उसका क्या है, हमारे पास ये सरफेस है। क्लियर है, तो आप जानते हैं कि बेलन का जो सिलेंड्रिकल का जो हमारे पास जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया होता है, वो कितना होता है, पाई आर एल। तो हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की यानी निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या कितनी हो जाएगी, E इंटू में 2 पाई आर एल। क्लियर है, तो हमारे पास ये क्या हुआ, S3 पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। क्लियर है,
अब पूरे बेलन में से निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पे लिखेंगे हम संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, इसे फाई ई कह देते हैं, तो फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3, और हमारे पास ये कैसे जीरो है, तो फाई का मान हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, E इंटू 2πr है। क्लियर है, 2πr, ये हमारे पास क्या है, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स आया। क्लियर है, तो हमारे पास इससे निकलने वाली संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की संख्या निकल आई हमारे पास, फाई इक्वल टू E2πr। अब हमें किसकी गणना करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम इसके बाद किस पर चलते हैं, गॉस प्रमेय पर। यहाँ पे हम किसके लिए चलेंगे, अब गॉस प्रमेय के द्वारा। ठीक है, तो हम गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय क्या होती है हमारे पास, फाई ई इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास गॉस प्रमेय है। तो फाई का मान हमारे पास देखिए, मैं इधर लिख रहा हूँ, तो फाई का मान हमारे पास देखिए ये है 2πrl, 2e इंटू 2πrl, और हमारे पास q अपॉन एप्सिलॉन। अब देखिए q हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम आवेश है। क्लियर है, और हम जानते हैं कि जो हमारे पास लैम्डा होता है वो कितना होता है, q अपॉन l होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है। अब यहाँ से अगर हम q का मान निकालें, q इक्वल टू लैम्डा इंटू l हो जाएगा हमारे पास। तो q की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं, लैम्डा इंटू l, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, l से देखो l कट गई। ठीक है, अब यहाँ से हम इंटेंसिटी E का मान निकाल लेंगे, E इक्वल टू हमारे पास लैम्डा अपॉन में क्या आ जाएगा, ये एप्सिलॉन लगे 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो हमारे पास ये क्या है, फाइनल इक्वेशन आई किसकी, अनंत एक समान अनंत लंबाई के तार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारे पास क्या है, फाइनल रिजल्ट है हमारे पास एक अनंत लंबाई के तार के कारण। क्लियर है, तो आपके ऐसे आपको डेरिवेशन करना है। आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले इसमें कुछ नहीं है, धीरे धीरे आप देखिए। सबसे पहले क्या करना है, इसके पृष्ठ पहचानिए, पृष्ठ S1 S2 S3। क्लियर है, अब पृष्ठ S1 से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स और S2 से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालिए। ठीक है, और क्योंकि ये कैसे समांतर है, पैरेलल है, देखिए आप खुद इमेजिन कीजिए कि कैसे ये हमारे पास पैरेलल है, और पैरेलल है तो हमारे पास थीटा का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 0 अंश। ठीक है, तो दोनों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, वक्र पृष्ठ बचा S3। अब उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स आप निकाल लेंगे। ठीक है, और आप जानते हैं कि सिलेंडर का हमारे पास जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 2πrl होता है। क्लियर है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो देखिए आपने इसके लिए बहुत ही अच्छी तरह से ये समझा। धीरे धीरे आप इसे एक बार प्रैक्टिस करना, आप घर पर आप खुद लिखना है इसको, बिना देखे आप इसको एक बार फिर से डेरिवेशन करना आप पूरा, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और ये पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको इसकी कंडीशन है, जो गॉस प्रमेय की कंडीशन बताई थी उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, और एक एक पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान से समझना है उसके लिए, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी चीज है। उस पर न्यूमेरिकल बनता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके उसमें क्या होता है, क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो आपके कंडीशन याद रखनी है, और हमारे पास जो अभी मैंने 4 डेंसिटी बताई थी उसको भी आपको बहुत ध्यान से समझना है, उसके फार्मूला। वैसे तो उसमें एग्जाम में नहीं आती है 4 डेंसिटी, लेकिन आपको इसके लिए गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन के लिए बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो आपने इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझा। तो आज लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, और वीडियो को बहुत ध्यान से बिना स्किप किया देखा करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।